से टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्क का, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? वर्क। अब चलो देखते जाते हैं। सबसे पहले वर्क के बारे में बात करें तो वर्क क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या है? प्रोडक्ट है किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो। आपने क्या करा? आपके दिमाग में आया खुराफात और आप क्या करो? अपनी घर की दीवारों को जोर से धक्का मार रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी घर की दीवारों को जोर से धक्का मार रहे हो। तो क्या धक्का मारने की वजह से आपकी वो घर की दीवारें आगे बढ़ जाएगी? आप जिस साइड धक्का मार रहे हो क्या वो दीवारें उस साइड को की तरफ बढ़ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा ना। तो ये चीज, इसका मतलब क्या होगा? आपने कोई काम नहीं किया। वर्क यही कहता है। वर्क क्या कहता है कि प्रोडक्ट किसका है? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब वर्क हो रहा है। ये चीज कह रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किस साइड से? फोर्स की डायरेक्शन में। यानी कि आपने क्या करा? फोर्स लगाया। अब जिस डायरेक्शन फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को सामने की तरफ धक्का मार रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट अगर सामने की तरफ क्या हो जाए, भागने लगे, सामने की तरफ बढ़ जाए, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, तो मैं कहूंगा कि वहां पे मेरा वर्क हुआ है। बहुत सिंपल था ये समझना, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। चलते हैं आगे, देखते हैं। मैथमेटिकली वर्क यानी W किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा भी एक टर्म होता है। कॉस थीटा भी आप लोगों को पता नहीं होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक चैप्टर कर लेते हो जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जब एक आप चैप्टर पढ़ लोगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी पहली बार कहां पे पूछी जाती है? तो 10th क्लास में आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो 10th से पहले आप इसे सीखने वाले हो नहीं, इसीलिए आपके कॉस थीटा इतना कोई वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो हमें बस इतना याद रखना है, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब अगर आपको ये नहीं पता डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो वो थोड़ी इसी में उससे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट समझना, ठीक है। मान लेते हैं एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम बहुत कॉमन नाम है। तो एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम ने अपने घर से चलना शुरू करा। ये राम का घर है। राम ने यहां से चलना शुरू करा। 2 किलोमीटर बढ़ गया इस डायरेक्शन में, देन 2 किलोमीटर इसमें, देन 2 किलोमीटर यहाँ पे, सॉरी 1 किलोमीटर यहाँ पे, देन 2 किलोमीटर यहाँ पे, देन 1 किलोमीटर यहाँ पे, देन 2 किलोमीटर यहाँ पे। अब यहाँ पे आकर के एक जगह पे पहुंच गया, जो जगह क्या है? प्लेग्राउंड है। ये क्या है? प्लेग्राउंड है, जहां पे राम अब क्या करेगा? खेलेगा, ठीक है। प्लेग्राउंड पहुंचे। अब ध्यान देना हुआ क्या यहाँ पे चल क्या रहा है वो समझना। तो ये तो गलियां थी। राम पहले सीधी सीधी गली गया, उसके बाद मुड़ जाएगा दूसरी गली में, फिर मुड़ेगा दूसरी गली में, फिर सीधी गली जाएगा, फिर मुड़ेगा। तो राम गलियों में मुड़ रहा है। तो ये तो ऑब्वियस चीज है, वो गलियों में मुड़ रहा है तो उस चीज से कोई रोक तो सकता नहीं, वो तो मुड़ेगा ही मुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये 1 नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे ये 1 नहीं आना चाहिए। चलो ये देखो, ये ओवरऑल 1 था। इसके बाद राम डायरेक्ट मुड़ के यहाँ पे पहुंच गया। ये 1 था मेरा। अब यहाँ पे ये गया 2 पे, ठीक है। यहाँ पहुंच गया राम, ये रहा है प्लेग्राउंड, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मैंने क्यों किया इसे भी आपको समझ आ जाएगा अभी देखना। राम ने क्या करा? बस रास्ता फॉलो करा, जो रास्ता उसे मिल रहा था उस रास्ते से वो चलता चला गया। सीधी सी बात है, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना छतों के ऊपर से कूद के जाओगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। आप कैसे गलियों से होते हुए जाओगे ना, कहीं भी अगर आपको जाना है। तो ये वही चीज है कि गलियां फॉलो करता चला गया। हर गली यहाँ पे 2 किलोमीटर, वहां पे 2 किलोमीटर की थी, ये 1 किलोमीटर का था, ये 2 किलोमीटर का था, ये पूरा 1 किलोमीटर का था, फिर 2 किलोमीटर का। तो ये सब क्या है? गलियां हैं अलग अलग। तो उस गलियों से होता हुआ राम कहां पहुंचा? उस प्लेग्राउंड में पहुंचा जहां उसको खेलना है। अब 2 चीजें यहां पे आती है। एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस का, और एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। तो अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट का हमें जानना है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। अब समझ रहा, जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होता है ओवरऑल पाथ पे डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। यानी कि राम ने कौन सा रास्ता फॉलो करा है? राम ने गलियों को फॉलो करा है ना, तो हर गली में चलता हुआ चला गया। तो टोटल हम गिनेंगे, टोटल वो कितना चला है शुरू से अंत तक वो कितना चला है, हम वो देखते हैं जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। क्योंकि डिस्टेंस में हम कहते हैं कि पाथ को कंसीडर किया जाता है, जिस रास्ते से वो चला है उस रास्ते को कंसीडर किया जाता है। तो गिन के देखो, यहां पे ये 2 था, फिर यहां पे ये 2 था, फिर यहां पे ये 1 था, फिर यहां पे ये 2 था, फिर आ गया ये 1, और फिर आ गया अंदर की तरफ ये 2। तो टोटल कितना हुआ? 4, 5, 7, 8 और 2, 10। टोटल 10 यूनिट तो ये राम चला है। टोटल 10 यूनिट राम चला है। और ये जो 10 यूनिट आया, तो मैंने किसको कैलकुलेट? सारी गलियों को कैलकुलेट कर लिया ना।
सारी गलियों को कैलकुलेट कर लिया मैंने कि राम टोटल कितना चला होगा, तो उसका आंसर आया 10 यूनिट, तो मेरा डिस्टेंस तो हो गया 10 यूनिट। ठीक है, ये बात होती है डिस्टेंस। अब समझना, राम ने, क्या आपको दिखाई दे रहा है, राम का ये तो घर है और ये प्लेग्राउंड है। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां घर के और प्लेग्राउंड के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे रहे होंगे या पहाड़ रहा होगा, इसलिए राम को इतना घूम के जाना पड़ा। अब समझो, अगर इन दोनों के बीच में कुछ ना होता, एक गली होती, तो तब तो ये सबसे छोटा रास्ता हो जाता ना यहाँ पे प्लेग्राउंड पे पहुंचने का। अगर एक गली होती तो क्या होता, ये सबसे छोटा रास्ता हो जाता ना उस प्लेग्राउंड तक पहुंचने का। अब आपको ये बात समझ आ रही है, ये जो सबसे छोटा रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी पाथ पे तो डिपेंडेंट है नहीं, सीधा रास्ता तो कैसे भी हो सकता है। या मैं कहूं, अगर राम क्या करे, अब वो फोन निकाले, फोन में गूगल मैप पे देखे कि वो अपने घर से कितना दूर है, तो उसे मिलेगा अपने घर से बहुत कम दूर है, मतलब अभी सबसे पास है, इतना तो नहीं चला होगा, 10 यूनिट तो नहीं चला होगा अपने घर से। अब डायरेक्ट इसको शॉर्ट में घर पहुंचना हो तो क्या करे वो, मतलब यहाँ पे जितने भी घर वगैरह है, जो भी चीजें, इनको अगर कूदता हुआ चला जाए इनके ऊपर से या उड़ता हुआ चला जाए, तो बस इतना ही तो है इसके घर का, इतना ही तो है। और ये कितना है, 2 यूनिट के बराबर ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट ही तो हुआ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये फर्क होता है। जो डिस्टेंस होता है वो पाथ पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यही बोला है कि वर्क क्या होता है आपका, फोर्स में जब आप मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट में, ठीक, ये चीज। उसके बाद जो वर्क है उसको आप नापते किस में हो, जूल्स में नापते हो। और रिप्रेजेंट जूल्स जो है एनर्जी को यूज करने के लिए क्या आता है, वर्क क्या है, एंड रिप्रेजेंट द एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू कॉज इट टू मूव। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक तरीके से मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स से मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी लगा रहा हूं किस पे, एक ऑब्जेक्ट पे। अब जितनी एनर्जी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए, वही मेरा वर्क हो जाएगा। वर्क क्या हुआ, मैं जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, जितनी एनर्जी मैं ट्रांसफर करूंगा उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, उसी एनर्जी के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो ये तो हमारा वर्क का डेफिनेशन हो गया। चलते हैं हम आगे, एनर्जी के लिए बात करते हैं। एनर्जी क्या होता है इसे समझो। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब काम कर रहे हो और उसकी जो कैपेसिटी है, कितना कर सकते हो, वही क्या है, वही आपका एनर्जी कहलाएगा। यानी काम करने की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी ही एनर्जी कहलाती है। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी कई फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे 2 के बारे में बोला हमने, एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है, ये अगर आपको समझना है तो पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, ऐसी एनर्जी है जो तब पाई जाती है जब चीजें मोशन में हो, जब चीजें मूव कर रही हो, जब चीजें चल रही हो, तो उस टाइम उस चीज के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे पेन है, ये पेन किसी तरीके से मूव कर रहा है, तो इस पेन में क्या है, कोई ना कोई एनर्जी होगी। अगर ये मूव कर रहा है तो इसमें क्या है, कोई ना कोई एनर्जी है। तो इसमें कौन सी एनर्जी रही होगी, इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में होने टाइम में उसमें जो एनर्जी रहेगी, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब आगे देखते हैं, वाइल, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। यानी कि अगर इस पेन को मैंने यहां पे लेकर के रख दिया, अब ये हिल नहीं रहा, एज इट इज पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो जो एनर्जी थी, कोई ना कोई एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म में ना, जमा है कोई एनर्जी इसमें। तो ये जो एनर्जी इसमें जमा है, स्टोर है, इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चल उसके बाद बात करें हम आगे, तो देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अगर मैं कहूं टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पूरा काम हो रहा है, कोई मैकेनिकल काम हो, जैसे पंखा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर कब होगा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर दो काइनेटिक एनर्जी के साथ, दोनों को जब आप जोड़ देते हो तो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आ जाती है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, किसी भी क्लोज सिस्टम में एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा वही रहेगी जितनी थी। देखो वही कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम। इसका क्या मतलब है, मान लो एक पूरा बंद सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, अब उसके अंदर जितनी एनर्जी है ना वो एनर्जी ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता बाहर से एनर्जी उसमें आ जाए या अंदर की एनर्जी बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्लोज सिस्टम उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, क्लोज, इस तरह क्लोज सिस्टम बहुत ज्यादा बना तो नहीं पाया गया, लेकिन जैसे घर में कैसरोल्स यूज होते हैं, जो हमारी वैक्यूम फ्लास्क वाली बॉटल है, जिसमें जब चाय वगैरह रख देते हो तो गर्म का गर्म, ठंडा का ठंडा रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी उसके अंदर थी ना, वो एनर्जी अंदर ही सील हो जाती है, ना वो एनर्जी बाहर निकल सकती है, ना बाहर से कोई एनर्जी उसके अंदर जाएगी। इसीलिए वो गर्म अगर डालो तो गर्म रहता है,
ठंडा अगर उसमें डालो तो ठंडा ही रहता है, ये रीजन है उसका। ठीक है, उसे हम एक तरह का क्लोज सिस्टम कह सकते हैं। उस क्लोज सिस्टम में क्या देखोगे, एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, खुद को चेंज नहीं करती एनर्जी कभी भी। किसमें, तो एक क्लोज सिस्टम में। तो ये तो सारी बातें होगी एनर्जी की। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड हमें कह रहा है पावर के बारे में। तो अब जानते हैं पावर क्या होता है। आई वॉन्ट टू ऑनलाइन क्लासेस सैनिक स्कूल, बिल्कुल आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आप क्वेरी वगैरह रेस कर सकते हो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, पावर क्या है, पावर इज द रेट। पावर क्या है, रेट है। देखो एक बात समझना, जहां पे भी रेट वर्ड आ जाए ना, रेट वर्ड का मतलब होता है रिलेट कर दो किसी भी चीज को टाइम से। रेट वर्ड का मतलब हुआ किसी भी चीज को आप किससे रिलेट करो, टाइम से। तो ये कह रहा है पावर क्या है, रेट है जिस पे वर्क होता है। यानी कोई भी रेट है जिस पे क्या होगा, वर्क होगा या एनर्जी ट्रांसफर होगा या कन्वर्ट होगा। यानी उस रेट से, उस टाइम से जिसमें एनर्जी ओवरऑल क्या होगा, ट्रांसफर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। मैथमेटिकली अब पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर है किसके, वर्क डन, यानी काम को डिवाइड कर दो टाइम से। तो यही बोला था ना मैंने, रेट का मतलब क्या होता है, सीधा रिलेशन होगा टाइम से। तो आपने काम का मतलब भी बताया था मैंने, एनर्जी का ट्रांसफर, कहीं ना कहीं एनर्जी, वो फोर्स या वो एनर्जी जो मैंने ट्रांसफर करी किसी ऑब्जेक्ट पे, किस काम के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मैंने करी एनर्जी ट्रांसफर, वो ऑब्जेक्ट हो गया मूव। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, मैंने एनर्जी ट्रांसफर करी ना ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो वो वर्क होता है हमारा। तो उस वर्क को मैंने रख दिया ऊपर, डिवाइड कर दिया टाइम से, तो इसे हम कहते हैं पावर। ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर को आप मेजर किस में करते हो, वॉट्स में। पावर को मेजर करने के लिए यूनिट यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं वॉट्स। तो वॉट में हम पावर को मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पावर क्या है। पावर प्रोवाइड करता है किसको, एक मेजर को, एक नापना, एक स्केल को। किस चीज की स्केल को, हाउ क्विकली वर्क इज डन, यानी कितनी तेजी से काम हो सकता है। पावर क्या करता है, आपको एक मेजर देता है किस चीज के लिए, कि कितनी तेजी से कोई काम हो सकता है, कितनी तेजी से कोई काम हो सकता है, और कितनी तेजी से जो एनर्जी है वो बदल सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई काम हो रहा है तो एनर्जी बदलेगी ना। मैंने क्या करा, फोर्स लगाया, मैंने एनर्जी लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एनर्जी बदल गया, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी चली गई, वो ऑब्जेक्ट फिर वो एनर्जी लेकर के क्या करेगा, मूव करेगा। तो यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो गई, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। इंडिकेट होता है इससे क्या चीज के, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्जन, यानी कितनी तेजी से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और कन्वर्ट हो सकती है। वही चीज हम इसमें पढ़ते हैं पावर के अंदर। तो ये सारा पावर था। एनर्जी के बारे में और चीजें दे रखी, तो ये भी देख लेते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अभी मैंने बताया एनर्जी क्या है, एबिलिटी है या कैपेसिटी है किस काम के लिए, काम को करने के लिए, कोई वर्क को करने के लिए। कई फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी मूविंग मोशन वाली चीज में जो पाई जाए, मोशन वाली चीज में जो एनर्जी पाई जाए वो होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई mv², हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ से मल्टीप्लाई करो किसको, मास को, कितना उसका मास है, कितनी उसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी के स्क्वायर को, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी के स्क्वायर को। जब ये फॉर्मूला आप यूज करते हो जिससे आप निकालते हो काइनेटिक एनर्जी। फिर इसी तरह चलते देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट में, किस वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जो स्टोर्ड एनर्जी जनरली वो, तो कॉमन टाइप की बात करें तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ना जो ग्रेविटी है वो भी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ही शो करती है। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, यानी एक इलास्टिक है जिसको हमने इस टाइम स्ट्रेच नहीं कर रखा, तो उसमें भी एक पोटेंशियल है, उसमें भी कोई एनर्जी स्टोर है। जब उसको खींचेंगे तो वो स्टोर्ड एनर्जी हमें दिखाई भी देता है, तो वही चीज है। इसके अलावा एक और एनर्जी हो सकती है, हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। एनर्जी जो स्टोर होगा किसमें, बॉन्ड ऑफ केमिकल कंपाउंड में, यानी कि जब केमिकल कंपाउंड्स ने बॉन्ड्स बनाए थे तो कुछ एनर्जी वो भी स्टोर कर लेंगे, तो वो होता है आपका केमिकल एनर्जी। तो वही चीज हमने पढ़ा। अब ये कब निकलेगा केमिकल एनर्जी, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमने देखे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मतलब क्या था कि जब रिएक्शन हो और इसमें से क्या निकले, हीट बाहर निकले, तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, तो वही केमिकल रिएक्शन वगैरह के बारे में आपको बताया जा रहा है। चलते हैं आगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे लिए क्या दिया हुआ है। तो हमें भी जानना है थर्मल एनर्जी। अब थर्मल वर्ड रिलेटेड है हीट से, गर्मी से, तो थर्मल एनर्जी भी गर्मी से रिलेटेड होगा। थर्मल एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो एसोसिएटेड हो किसके साथ, विद द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के साथ जो एनर्जी जुड़ी हो उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। उसी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, किसी सब्सटेंस का जो रिप्रेजेंट करता है किसको, काइनेटिक एनर्जी को, उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कौन, थर्मल एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा। मैंने आपको जब सबसे पहली क्लास ली थी आपकी, तब मैंने ये चीज बहुत अच्छे से आपको, जब मैटर की क्लास ले तब समझाया था कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब हीट बढ़ेगा। एनर्जी और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि थर्मल एनर्जी की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ही आएगा। इसके अलावा हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो एनर्जी जो जुड़ी हुई है किसके साथ? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं दैट मींस कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो हमने क्या बोला? वो एनर्जी जो एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है किसके साथ? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो आप जानते हो ना, एटम, जो हमारा एटम होता है इसके अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और लास्ट होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो ये तीनों हमारे सब पार्टिकल्स होते हैं। तो वही इसी वाले इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अब मूवमेंट किस चीज के थ्रू? तो मूवमेंट एक कंडक्टर के थ्रू। वो बगैर इंसुलेटर में तो मूव कर ही नहीं सकता, वो मूव करेगा किसमें? कंडक्टर में। तो वही बात यहां पे हमें दी हुई है। इसके बाद जो अगली एनर्जी हमारी होती है ना, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या होता है? वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन में। या तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिजन हो। समझना, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब जब दो न्यूक्लियस जुड़ जाए आपस में। क्या हो? जब न्यूक्लियस दो जुड़ जाए आपस में तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना। न्यूक्लियर फिजन का मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो, टूटे, तब हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो दोनों ही केस में एनर्जी आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज आपने देख लिया। जो आपका सन है, जो आपका सूरज है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी है ना, सूरज में बहुत ज्यादा गर्मी है ना, इतनी गर्मी की उसी की गर्मी, उसी की एनर्जी हम लोग धरती पे इस्तेमाल करते हैं। तो सूरज के अंदर क्या हो रहा है? सूरज के अंदर होते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है ये होते हैं फ्यूज। वो फ्यूज होकर के बनाते हैं हीलियम। तो यहां पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है किसके अंदर? सूरज के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं सूरज की लाइफ है। कैसे? कि जितने हाइड्रोजन है सूरज के अंदर, जितने हाइड्रोजन है सूरज के अंदर, वो सारे अगर जुड़ करके बन गए हीलियम, तो हीलियम तो एक नोबल गैस है, इसमें तो आग लगेगी नहीं। अगर इसमें आग नहीं लगेगी तो हमारा सूरज तो बुझ जाएगा। पर अगर सूरज बुझ गया तो क्या होगा? तो ये धरती जो है हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कोई एनर्जी सोर्स बचेगा नहीं, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस लाइन को ढंग से रट्टे मार लो आप कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो अर्थ पे सन की ही एनर्जी यूज की जाती है। सन की ही जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं, हमारे पास जो एनर्जी है, जो पेड़ पौधों से हमें खाके मिलता है, सब किसकी एनर्जी है? सन की एनर्जी है। हमने क्या करा है? हमने चोरी करा है इसका मतलब। तो चलो आगे देखते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? देखो ध्यान से समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही एनर्जी को आप बना सकते हो, ठीक है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसे बना सकते हो ना ही इसे मिटा सकते हो। तो होगा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करेगा। ना ही इसे बनाया जा सकता है ना ही इसे मिटाया जा सकता है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या करा? हमें लगी गर्मी लग रही है हमें, तो हम क्या करते हैं? बटन चलाया, पंखा चालू हो गया। तो बटन जैसे ही हमने दबाया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या था? एक एनर्जी था। वो एनर्जी जैसे ही पंखे में गया तो पंखे में मैकेनिकल एनर्जी चालू हो गई। पंखे ने क्या करा? उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें हवा देना शुरू करा। अब जैसे जैसे वो पंखा चलता रहेगा उस पर लगेगा फ्रिक्शन, और वो पंखे से धीरे धीरे एनर्जी होगा लॉस, और उस एनर्जी लॉस की वजह से वो पंखा हो जाएगा गर्म। छू करके देखना, पंखा चलने के बाद हो जाता है गर्म। तो वो एनर्जी उस गर्मी के फॉर्म में भी, हीट के फॉर्म में भी फील हो रही है। सेम इसी तरीके से बटन दबाया, बल्ब जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी थोड़ी देर में जो बल्ब के आसपास गर्म हो जाएगा बल्ब, तो हीट एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी कभी मर नहीं रही, खत्म नहीं हो रही, बस क्या हो रहा है कि वो अपना रूप बदल ले रही है, एक रूप से दूसरे रूप में चली जा रही है। तो उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो यही चीज हमने अभी देखा और पढ़ा। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या करता है? नेचुरल प्रोसेस के बारे में समझाता है और उसके जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस है उनके बारे में हमें नॉलेज देता है। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। एनर्जी जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है लाइफ के सभी एक्सपेक्ट में। कहां से? पावरिंग मशीन, भले ही मशीन को पावर देना हो, व्हीकल के अंदर क्या करना हो, अलग अलग तरह के आपको फ्यूल्स वगैरह ढूंढने हो, या ह्यूमन के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो, सब में कौन काम कर रहा है? एनर्जी का तो बहुत बड़ा रोल है। इसके बगैर तो कोई चीज होगी नहीं ना। चलते हैं आगे देखते हैं। अब हमें जानना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। हमें किसके बारे में जानना है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कुछ अधूरा है क्या? इसको पूरा कर देते हैं फिर। चलो, अधूरी चीजों को पूरा कर देना चाहिए। एफ बराबर होता है किसके? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर के। जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं क्या दिया हुआ है, क्या होता है, हर एक चीजों के बारे में देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले, gravitational force is the fundamental force of nature that acts between all objects with mass। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर का। नेचर का बहुत बेसिक फोर्स है जो हर उस चीज पे लगेगी जिसमें क्या हो? मास हो। जिसमें क्या हो? मास हो।
हर उस चीज पे लगेगी। अब किसी चीज में मास ही नहीं है तो मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैटर के लिए शर्त क्या थी कि उसमें कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता। अगर मास ही नहीं है तो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो ऐसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस अर्थ पे। तो इसीलिए हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगेगा, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। किसने डिस्क्राइब करा इसके बारे में, सर इसैक न्यूटन ने। और इसैक न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी है, उसी ने ये सारी चीजें में समझाई भी। ये क्या कहता है, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा विद ए फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किसके फोर्स, जो फोर्स होगा एक फोर्स के साथ जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। देखो फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, मासेस के प्रोडक्ट से। यानी जो दो ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों के मास का कर दिया प्रोडक्ट, और दोनों मास के बीच में कितनी दूरी है उसका कर दिया स्क्वायर। एक और बात तरीके से समझाऊं इसको, मैं पूरा बोर्ड लेके समझाता हूं आपको। तो ये समझ लो इधर एक मास है m1, इधर एक मास है m2, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है अगर हमें वो जानना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल m1 m2 को करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। ये सब क्या है, f के डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। अब अगर हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है, हमें जब भी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं तो हम ये साइन हटाते हैं। ये साइन हम जब हटाते हैं तो इसकी जगह लगता है इक्वल का साइन। तो f को जब हम इक्वल करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो हमें लेना होता है एक कांस्टेंट, एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, जो कभी चेंज ना होती हो। तो इस केस में वो वैल्यू को हम कहते हैं कैपिटल जी। तो कैपिटल जी हमने किसकी जगह ले लिया, इस प्रोपोर्शनल निशान को हटाने के लिए। फिर यहां आया m1 m2, नीचे आ गया r स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के बीच की ये जो जगह है इसको हमने बोल दिया आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका ग्रेविटी का फॉर्मूला, इस तरीके से क्रिएट होता है। आगे देखो मैथमेटिकली, ग्रेविटेशनल फोर्स F बिटवीन दो ऑब्जेक्ट, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट का मास होगा m1, दूसरे का होगा m2, जिनके बीच की डिस्टेंस होगी r। कैसे निकालोगे, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे g जो है कैपिटल G जो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे कैपिटल G जो है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद आगे देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। इसका मतलब ये हमेशा खींचेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती है, खींचती है चीजों को। रिपल्सिव फोर्सेस क्या करती है, एक दूसरे को धकेलती है चीजों को। ठीक है, अट्रैक्टिव होगा मीनिंग क्या है कि पुल करेगा ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ। उसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेना सच एज मोशन ऑफ प्लैनेट। यही जो है रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो प्लैनेट मूव करते हैं उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है। जो फेनोमेना हो गए कौन से, जो आपका ये रोटेशन हो गया प्लैनेट्स का सूरज के चारों तरफ, वो हो गया। उसके अलावा जो हमारे अर्थ के सरफेस से कोई चीज गिर रही है, फॉर एग्जांपल मैंने पेन गिरा दिया तो पेन जमीन पे गिर जाएगा ना, तो वो भी किसकी वजह से, वो भी ग्रेविटी ही की वजह से। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, या हम देखते कि आसमान में मीटियोर्स वगैरह तारे टूट के आते हैं जमीन पे, वो सब भी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से है। जो गैलेक्सी, इवन जो गैलेक्सी हमारा फॉर्म हुआ है ना, वो भी ग्रेविटी ही की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं होती, चीजों को नहीं खींचता, तो कोई जोड़ के रखने वाला नहीं होता ना। खींचने का मतलब कि सूरज ने क्या करा है, सबको खींच के रखा हुआ है, तो सबको जोड़ रखा है। ये चीजें कहीं भागेंगे नहीं अब, तो ये था। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड द वीकेस्ट। देखो सिंपल है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। मान लेते हैं हमारी धरती क्या कर रही है, ग्रेविटी लगा रही है। अगर आप धरती से दूर होते जाओ धीरे धीरे तो आप पे ग्रेविटी कम लगती जाएगी, है ना। अगर आप धरती से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो तो ग्रेविटी आप पे कम लगती जाएगी ना। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जैसे ही आपने धरती को क्रॉस करा तो आप पे ग्रेविटी लगेगी भी नहीं। आप पे ग्रेविटी नहीं होगी तो आप हवा में तैरते नजर आओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोवाइड करती है किसके बारे में, और ज्यादा डिटेल्स, जो वैसे हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उसको अभी इग्नोर कर देंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या जानना है। तो अब हम पढ़ते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है इसे समझते हैं और अच्छे से जानेंगे। सैटेलाइट क्या है, ये वो ऑब्जेक्ट्स है जो ऑर्बिट में रहते हैं किसके, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के। सेलेस्टियल बॉडी के आसमान में जो प्लैनेट्स हो गए, हमारे स्टार्स हो गए, सब सेलेस्टियल बॉडीज है। तो सेलेस्टियल बॉडीज के अराउंड जो चीजें रिवॉल्व करती है उसी को हम कहते हैं सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक होगा नेचुरल सैटेलाइट। तो दोनों के बारे में बारी बारी से देखते हैं क्या क्या रहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल का मतलब ही वजह से ह्यूमन ने बनाया, और ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जिसे प्लेस किया जाता है किसमें, ऑर्बिट में, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड या दूसरे प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडीज के अराउंड। क्या है ये,
जो इंसान ने इंटेंशनली डाल दिया, किसमें, या तो अर्थ के ऑर्बिट में डाल दो या किसी और प्लेनेट के ऑर्बिट में डाल दो। अब इसका काम क्या है, उस प्लेनेट के चारों ओर घूमेगा, उसकी फोटो खींचेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेगा, जिस भी चीज के लिए, जिस भी पर्पज के लिए डाला है उस पर्पज को सर्व करेगा। उसके बाद जो आता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो ये सैटेलाइट्स जैसे मून हो गया, मून जो चांद जिसे हम कहते हैं ना, जितने चांद है सब नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल ही होता है, चाहे वो मून का हो, चाहे वो मार्स का हो, चाहे वो जिस मर्जी का हो। तो ये सब किसका है। अब देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करता है, बहुत तरह के काम करता है, जिसमें से पहला काम है कम्युनिकेशन। तो ये जो इंटरनेट आ रहा है ना हमारे यहाँ, आप भी सोचते हो कि मैं यहाँ से बटन क्लिक कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की इन्फॉर्मेशन कैसे ले रहा हूँ, कि यहाँ से अमेरिका से डेटा हवा में गया सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से आपके पास आया, तो यहाँ से इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय रिलाइंग सिग्नल। आप यहाँ से सीधे बाहर देश में कॉल कर पा रहे हो, कैसे, इसी की वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से। सैटेलाइट ना हो तो आप ये नहीं कर सकते। उसके अलावा होते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे एक आपने नाम सुना होगा जीपीएस, जब आप गूगल मैप्स वगैरह यूज करते हो तो वहां पे आपने जीपीएस बहुत बार सुना होगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जीएनएसएस जिसे हम कह रहे हैं। जैसे एक जीपीएस नाम दे दिया आपका, ये क्या बताता है, आपकी प्रिसाइज एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि आप कहां खड़े हो या आप कहां जाना चाह रहे हो, उसको जब आप ढूंढते हो तो एग्जैक्ट उस पॉइंट की जगह बता देगा आपको। तो ये क्या हुआ, नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ सैटेलाइट होते हैं जिससे कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर मान लो आपने अर्थ के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट डाल दे जो अब अर्थ के चक्कर काट रहा है, तो वो किस चीज के लिए काटेगा, अर्थ को देखेगा कि समुद्रों में कैसे लहर चल रही है, क्या मौसम है अर्थ का। तो ये सब चीज जानने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ के एटमोस्फेयर को, सरफेस को, हर एक चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूज किए जाते हैं। इस तरीके से एक सैटेलाइट होता है, हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ये वो सैटेलाइट होते हैं जो कैप्चर करते हैं किसको, इमेज को और डेटा को, कहां से, स्पेस से, जिससे क्या होगा, आप स्टडी करते हो नेचुरल फेनोमेना की, जैसे किस लैंड पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, कहां पे गांव और शहर बसाए जा सकते हैं, उन चीजों के लिए। तो ये होगा रिमोट सेंसिंग। इसी तरीके से कुछ सैटेलाइट होता है जिसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हैं, यानी स्पेस के बारे में जानने के लिए। सिंपल, सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस, इंक्लूड है इनमें ऑर्बिटर्स, लैंडर्स। तो ऑर्बिटर लैंडर क्या करते हैं, ऑर्बिटर जो होंगे ऑर्बिट में घूमेंगे, लैंडर जो होगा जमीन की सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता करेंगे स्पेस में। उसके अलावा रोवर्स होता है, इन्हें स्पेस में भेज दिया जाता है। आपके जो भी मिशन वगैरह होते हैं ना, उनमें यही सब तो स्पेस में भेजा जाता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ पे साइंटिस्टों का काम ये कर रहे होते हैं वहाँ पे, और ये सारी जानकारी निकाल के देते हैं इंसान को, जिससे कि वो धरती पे बैठा बैठा सारे काम कर सके। अब जो सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ एट वेरियस, मतलब यह आप सीधी सी बात है, देखो ये जो सैटेलाइट्स है ये अर्थ के अलग अलग और अर्थ के ऑर्बिट में अलग अलग हाइट्स पे डाली जाती है। अब जिसका जो यूज उस हिसाब से वो डाला जाएगा। कुछ सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी, कुछ सैटेलाइट होते हैं पोलर, कुछ सैटेलाइट होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, तो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में डाल दिया जाता है। तो ये सब अलग अलग टाइप का सैटेलाइट है जिसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना भी है। दे आर लॉन्च इनटू स्पेस यूजिंग रॉकेट। कैसे लॉन्च करते हैं, रॉकेट्स का इस्तेमाल करके स्पेस में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बहुत अभी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने बना लिया सैटेलाइट हो गया, आगे हम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे वो चीजें इवॉल्व हो रही है, तो वो इवॉल्व होती भी रहेगी। आगे पता चल जाएगा कि और कई बार क्या होगा, इंसान अभी तो जा रहे हैं, अभी सैटेलाइट जा रहे हैं, बाद में क्या होगा, रोबोट बन जाएगा ऐसा जो इंसान की तरह सारी काम कर पाएगा, तो वो वहां पे जाएगा। हो सकता है रोबोट वहां पे घर बना ले, हो सकता है कुछ सालों बाद हम भी घर बना ले। एलन मस्क का सपना है ना, चांद पे घर बना के देंगे, तो चांद पे वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे उनके साथ, तो ये भी पॉसिबल है, सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम क्या है, स्पेस में के बारे में सब जानते जा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम बहुत कुछ जान जाएंगे तो हमारे लिए ये चीज भी पॉसिबल होगी कि हम वहां पे रह सकते हैं, अपना लिविंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, कौन कितनी हाइट पे डाला जाता है। तो पोलर सैटेलाइट आपका 800 किलोमीटर की हाइट पे से डाला जाता है। इसको टाइम टेकन की बात करें, अर्थ के को रिवॉल्व करने में 88 मिनट लेता है, अर्थ की पूरी रिवोल्यूशन करने में। ये क्या काम करता है, वेदर फोरकास्टिंग और मैप वगैरह बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है आपका पीएसएलवी सैटेलाइट। पीएसएलवी का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है, ये एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसमें सैटेलाइट रख के ले जाया जाता है, पीएसएलवी, ठीक है। उसके बाद कुछ सैटेलाइट है जिनका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इनको 24 घंटे का टाइम लगता है। इनकी हाइट की बात करें 36,000 किलोमीटर पे होता है। इसका यूज किया जाता है टेलीविजन सिग्नल के लिए और मोबाइल टेलीफोन वगैरह के लिए। इसके बाद आता है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये भी क्या है, एक तरह का व्हीकल है, गाड़ी है जो सैटेलाइट्स को ले जाता है स्पेस में, ठीक है। आगे देखें, आगे आपको प्रेशर के बारे में बताएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के प्रेशर और फोर्स के बारे में कुछ जानने वाले हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जितनी चीजें मैं करा रहा हूं, बता रहा हूं ना, उनको इग्नोर तो गलती से भी करने की हिम्मत भी नहीं करना। क्यों, सबके सब इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप यहां पे छोड़ सकते हो। अगर आपने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो आप। चलो देखो,
प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। यानी कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सीधे सीधे परपेंडिकुलर इस पे जितना फोर्स लगेगा यही फोर्स क्या होगा? इसका प्रेशर होगा पर यूनिट एरिया। यानी कि अब फॉर्मूले वाइज में बात करूं, फॉर्मूले के हिसाब से मैं देखूं तो हमारा P यानी प्रेशर बराबर होगा किसके? फोर्स को डिवाइड कर दो आप एरिया से, फोर्स को डिवाइड कर दो एरिया से। क्या मतलब इस बात का? उसे समझने के लिए चलते हैं हम अपने छोटे से व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं सर ने अभी क्या बोला है। सर ने बोला है कि जो प्रेशर है बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के, F बाय A के। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात को जब समझ जाओगे तो आपके लिए ये मजाक हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा ये। आप भी कहोगे इतना इजी होता है ये सब। देखो, जैसे जैसे प्रेशर जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। प्रेशर के बढ़ने के साथ फोर्स बढ़ेगा, फोर्स के बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ेगा। चलते हैं आगे। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर के बढ़ने से एरिया कम हो जाएगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा। इसको समझते हैं कैसे। अब ये क्या है? ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन फ्रेम है मेरे पास, वुडन फ्रेम है। अब मुझे इस लकड़ी में क्या करना है? दीवार में लकड़ी को टांगनी है। अब मेरे पास क्या है? एक कील है, एक पतली सी कील है जिसकी कील को मैं उस पर ठोकूंगा तो क्योंकि उस कील की जो टिप है बहुत पतली सी है, उसकी टिप बहुत पतली यानी उसका एरिया बहुत कम है, उसका। तो जब मैं उस कील को ठोकने की कोशिश करूंगा, जैसे ही मैंने मारा उस कील पे हथौड़ा, तो एरिया बहुत कम होने की वजह से उस पर प्रेशर लगा बहुत ज्यादा और वो कील दीवार में घुस गई। अब कील हटा करके अगर मैं कहूं मैं इस पेन को उसमें ठोकना चाहता हूं तो क्योंकि इस पेन का एरिया है ज्यादा, तो अब मैं हथौड़े से कितनी भी तेज मारूं तो क्या होगा? वो उस दीवार के या उस लकड़ी में नहीं घुस पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि एरिया हो गया ज्यादा, एरिया के बढ़ने से क्या हुआ? प्रेशर हो गया कम, बहुत कम प्रेशर पड़ रहा है, ये हो गया। इसके बाद फोर्स की बात करूं, जितनी तेज मैं मारूंगा, हो सकता है थोड़े से अगर बहुत जान लगा के मारूं तो ये चीज भी पार हो जाए लकड़ी के, ठीक है, ये चीजें पार हो जाए लकड़ी के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स था ज्यादा, इसीलिए प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है फोर्स, एरिया और प्रेशर का। चलते हैं आगे। प्रेशर को मेजर करते हैं हम पास्कल्स में या न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर में। इन दोनों यूनिट्स में हम किसको नापते हैं? प्रेशर को नापते हैं। उसके बाद अगला है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी बात करें, देखो बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल जाता है हमें ना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि अगर हमें नाम समझ जाए, नाम के मीनिंग पता हो तो हमें पता लग गया क्या है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर जो कौन लगाएगा? एटमॉस्फेयर लगाएगा, उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा कौन? बाय द वेट ऑफ द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर का वेट है, उस वेट से जो प्रेशर लगेगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिंपल। ये वेरी करता है किसके साथ? एल्टीट्यूड के साथ, टेम्परेचर के साथ, वेदर कंडीशन के साथ। कौन सा वेदर कंडीशन है, कितना टेम्परेचर है, कितनी हाइट पे है, इन सभी चीजों से फर्क पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। सिंपल। आगे चलते। जो स्टैंडर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे, वो अप्रोक्सीमेटली 101.3 किलो पास्कल्स के बराबर होता है, या फिर 1.47 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। तो प्रेशर को आपने देखा होगा पीएसआई में नापा जाता है, ये पीएसआई भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा पास्कल्स में भी नापा जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज होगा किसके साथ? विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया, जैसे जैसे हाइट बढ़ी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला गया, जिससे क्या हुआ? लो प्रेशर बना कहां पे? हायर एलिवेशंस पे। जितनी ऊंचाई पर जाओगे वहां पे आपको क्या मिलेगा? प्रेशर आपको लो मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला फोर्स है हमारा बियॉन्ड फोर्स। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं, बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है। चलो देखते हैं बियॉन्ड फोर्स। अब ध्यान देना, मैंने बोला बहुत मुश्किल नहीं है अगर नाम का मतलब मुझे पता है। बियॉन्ड का मतलब होता है तैरना, खुद को बैलेंस बना पाना, यानी कि वो फोर्स जो बैलेंस बनाए। बियॉन्ड फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड। तो बियॉन्ड फोर्स क्या है? ऐसा अपवर्ड फोर्स है, यानी ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाला एक फोर्स है जो एक्सर्ट कौन कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने पानी में डुबा दिया, एक ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में डुबा दिया, तो ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है। तो यही जो फोर्स है ये मेरा कौन सा फोर्स होगा? बियॉन्ड फोर्स होगा। अब इसका रीजन क्या है?
इट इज कॉज्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जो किसके बीच में है? टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के टॉप पे जो प्रेशर लग रहा है वो, और उसके नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो, उसकी वजह से जो बायोंट फोर्स है वो काम करता है। ठीक है, उसकी वजह से बायोंट फोर्स उस पर लगता है। ठीक, आगे देखते हैं। जो मैग्नीट्यूड है मेरा बायोंट फोर्स का, वो इक्वल होता है किसके? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि कितनी क्या वैल्यू होगी किसकी? बायोंट फोर्स की। किसके बराबर होगा? कि कितना वेट था फ्लूइड का, यानी वो जो पानी जो ऊपर आया, जितना वाटर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो, उस वाटर को जब हम मेजर करें तो उसका कितना वेट था, उतना ही क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा आपका बायोंट फोर्स का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिर यहां पे आते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं कि जो बायोंट फोर्स है जो एक्ट करे किसी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होगा? इक्वल होगा किसके? वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, यानी कितना फ्लूइड, कितना वेट उस फ्लूइड का उसने डिस्प्लेस करा, उसी के बराबर होगा। तो वही जो अभी मैग्नीट्यूड वाली बात बताई थी मैंने, क्या ये वही नहीं है? अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल ये चीज